गुड मॉर्निंग क्लास। सिस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास सीडीपी की है जो बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। तो यहाँ पर मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप प्रॉपर तरीके से उसे नोट्स करते जाइएगा, चीजों को समझिएगा। एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चंस पूछे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हल कर ले जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है कि मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे और मनोविज्ञान से रिलेटेड कितने संप्रदाय हैं उनके बारे में जानेंगे और उन संप्रदाय को किन किन लोगों ने दिया है इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं ये है मनोविज्ञान जिसमें अगर आप इसके अर्थ को देखते हैं, अगर आप मनोविज्ञान के अर्थ को देखते हैं तो ये अपने में ही इसके अर्थ को समाहित किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मन और दूसरा है विज्ञान। गो जैसा कि आप देख रहे हैं, मनोविज्ञान अपने ही शब्दों में अपने अर्थ को समाहित किया हुआ है। पहला है मन, दूसरा है विज्ञान। मन का विज्ञान अर्थात हम अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात यह कर सकते हैं कि इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम इस चीज को देख लिए हैं, लेकिन अब एक चीज और आती है जो सवाल पूछे जाते हैं, वो ये है कि साइकोलॉजी, यानी जो साइकोलॉजी है जिसे हम मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी, ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से। कितने? दो ग्रीक शब्दों से। कितने से? इधर से देखिए, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। वो कौन से शब्द हैं? तो पहला आता है हमारा साइकी और दूसरा आता है हमारा लोगस। साइकी और लोगस, जहां पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो यह दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान और इसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो इस चीज को हम थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आसानी हो। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चीजों को लिख दिया है। पहले एक बार अब इसको समझा देती हूँ फिर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइकी और साइकी का अर्थ होता है आत्मा और दूसरा है लोगस। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब ये होगा कि आत्मा का अध्ययन। याद रखिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी दो ग्रीक, कहीं कहीं आपको यहाँ पर यूनानी मिलेगा। यूनानी और ग्रीक एक ही है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ही अंतर है इसमें। तो यहाँ पर साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। एक टॉपिक और आप एक चीज को नोट करके लिखिएगा, वो ये है कि मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग रुडोल्फ गोल्डकाम ने किया था। ऐसे कई शब्द हैं जिसका ये पूछ लिया जाता है कि इन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो वो हम बताते चलेंगे। तो जहाँ पर है वहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसको आप स्टार बना लीजिए। तो फ्रेंड्स,
चलते हैं अब के वीडियो में हम यह देखेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कौन आते हैं, कौन कौन से स्कॉलर्स आते हैं और वो मनोविज्ञान को लेकर के क्या क्या परिभाषाएं देते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं मनोविज्ञान के इतिहास को। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। तो मनोविज्ञान के इतिहास 4 चरणों में बटे हैं। कितने चरणों में? 4 चरणों में बटे हैं। पहले चरण में आता है हमारी 16वीं शताब्दी। क्या आती है पहले चरण में? अगर यहाँ हम देखते हैं 4 चरण में बटे हैं। पहले चरण में आती है हमारी 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में आते हैं एक हमारे दार्शनिक जिनका नाम होता है अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। ऐसा कहने का उनका अर्थ इसलिए होता है, तात्पर्य ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये संसार है वो नश्वर है और आत्मा अजर और अमर है। तो उन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और फिर आती है हमारी 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में जो हमारे फिलोसफर आते हैं वो रहते हैं पंपोनोजी। पंपोनोजी कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है और उनके इसी बातों का समर्थन करते हैं रूसो और इनैमुअल, नाम रहता है उनका, रूसो और इनैमुअल पंपोनोजी के इस बातों का समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये बातें आगे चलती हैं। 18वीं शताब्दी तक ऐसे ही मनोविज्ञान को मन का विज्ञान समझा जाता है। फिर आ जाती है हमारी जो है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में ये 3 होगा। 19वीं शताब्दी आते हैं। 19वीं शताब्दी में आते हैं जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम होता है विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड आते हैं और उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, यानी कि मनोविज्ञान में हम चेतना का अध्ययन करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि इसमें आते हैं एक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो कहते हैं कि मनोविज्ञान के कार्यों पर उन्होंने ध्यान दिया है और इसीलिए उन्हें प्रकार्यवाद का भी जनक कहा जाता है। तो उनकी बात रहने देते हैं। यहाँ हम बस ये समझते हैं कि 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंड आते हैं जो यह कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है और उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, याद रखिए फ्रेंड, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में जर्मनी के, कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग, अभी मैं इसे अच्छे से लिखवा दूंगी, अभी आप ओरल सुन लीजिए। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस बात को याद रखिए कि कौन है जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोला है। तो वो है विल्हेम वुंड। किस सन में खोले हैं? तो वो है 1879 यानी 1889 बोलते हैं। 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। और साथ ही साथ आप यह भी जाने कि मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज में खोली जाती है और वो खोलते हैं हमारे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो रहते हैं वो जो है कि कैम्ब्रिज में, वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहते हैं, तो वो कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोलते हैं। ये चीजें हम महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको बाद में लिखवा देंगे। पहले यहाँ पर हम बस इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। उसके बाद आती है हमारी चौथे पे आती है 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी में आते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऐसा कहने का इनका दायित्व इसलिए होता है, ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे बाहरी वातावरण में उद्दीपक होता है और उसी उद्दीपक से प्रभावित होकर के हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके सामने एक कुत्ता खड़ा है और जब कुत्ता भौंकेगा तो कुत्ता वहां पर क्या है? बाहरी वातावरण में एक उद्दीपक हुआ और वो बच्चा, उस बच्चे की अब क्या प्रतिक्रिया होगी? वो वहां से भागेगा। जब कुत्ता भौंकेगा तो बच्चा वहां से भागेगा, तो बच्चा भागेगा यानी उसने क्या किया? अपनी प्रतिक्रिया दी, एक व्यवहार। अब वहां से उस बच्चे का भागना क्या हुआ? व्यवहार। तो इन्होंने यही कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अब हम आगे के जो इसके आगे समझेंगे। हमने देख लिया मनोविज्ञान का इतिहास। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। मैं इसे फिर से एक बार समझा देती हूँ। मनोविज्ञान के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा आती है 16वीं सेंचुरी, दूसरी आती है 17, 18 तक वैसे चलता रह जाएगा, फिर आती है 19वीं सेंचुरी, फिर आती है 20वीं सेंचुरी। तो यहाँ पहले देख लीजिए, 16वीं सेंचुरी में अरस्तु नाम के शिक्षा शास्त्री आते हैं, या फिर नहीं सॉरी दार्शनिक आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह कोटेशन भी पूछा जाता है कि किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, तो वो है अरस्तु। और इसी के साथ साथ कभी कभी ऑप्शन में अरस्तु ना देकर के प्लूटो या सुकरात दे देता है। तो इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप जो है कि अपने हिसाब से लिख लीजिएगा या फिर स्टार बना लीजिएगा। फिर आते हैं हमारे 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में जो आते हैं वो होते हैं हमारे पंपुनोजी। पंपुनोजी कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, और इनकी इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं 2 एनुअल। इस बात को भी आप लिख लीजिएगा। फिर आती है बात हमारे, एक चीज और याद रखिएगा कि 17वीं शताब्दी में एक आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चों का मस्तिष्क टबुला रासा है। टबुला रासा या टैबुला रासा, जो आपको पसंद हो आप वही बोलिएगा। तो टैबुला रासा का अर्थ होता है खाली स्लेट। इसका अर्थ क्या होता है? खाली स्लेट। आप फ्रेंड्स इस बात को इस तरह से समझिए, जैसे कि ये जो जॉन लॉक होते हैं, ये ऐसा बात इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो खाली दिमाग से होते हैं, मतलब खाली दिमाग से नहीं होते, मतलब उनका माइंड अभी फ्रेश होता है। हम जो बातों को उनके दिमाग में भरेंगे, उनके बाद दिमाग में वही बातें भरती जाएंगी। अगर हम उन्हें अच्छी चीजें सिखाएंगे तो उनके दिमाग में अच्छी चीजें सीखेंगी, वो अच्छी चीजों को सीखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, समाज में अच्छे आचरण करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बच्चों को बुरी बातों को सिखाते हैं या गलत बातें उनके दिमाग में भरते हैं, क्योंकि वो तो खाली स्लेट है उनका दिमाग, हम जो चाहें वो भर दें उनके दिमाग में, तो वो क्या बनेंगे? वो बुरे इंसान बनेंगे, समाज में अराजकता को फैलाएंगे, देश के अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, देशद्रोही भी बन सकते हैं। इस बात को भाई कोई काट वाट मत लेना। तो इस बात को आप समझिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों का जो दिमाग है वो खाली होता है, हम जो चाहे वो भर देंगे उनके दिमाग में। तो इस बात को किसने कहा है? इस बात को जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने पूछा भी जाता है एग्जाम में। जॉन लॉक ने बच्चों के मस्तिष्क को टैबुला रासा बोला। तो ये बात यहाँ तक खत्म हुई। अब देखिए 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान है, ये 17वीं 18वीं दोनों में चली। आती है हमारी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या होता है? 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंट होते हैं। विल्हेम वुंट जो है कि क्या कहते हैं? विल्हेम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और फिर उसके बाद आती एक चीज और, अच्छा उसे हम महत्वपूर्ण तथ्य में लिखवा देंगे, एक अलग से हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, वो आप याद कर लीजिएगा। फिर आती है हमारी 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में आते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हमने अभी तक यही चल रहा है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने इसके इतिहास को देख लिया, अब इनके संप्रदाय को देखते हैं। तो चलिए हम मनोविज्ञान के संप्रदाय को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हम समझेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय को, एक एक को आराम आराम से समझेंगे और पूरी डिटेल के साथ। चीजों को आप नोट भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप नोट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं संरचनावाद। पहला आता है संरचनावाद, जिसको देने वाले कौन है? विल्हेम वुंट। याद रखिए कौन है, ये पूछा जाता है कि संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक है विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट ये कहाँ के रहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के निवासी थे। और याद रखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने चेतना की संरचना का अध्ययन किया। क्या? चेतना की संरचना, चेतना की संरचना पर अध्ययन किया। और उन्होंने चेतना के 3 अंग बताए। कितने अंग? 3 अंग बताए। चेतना के 3 अंग बताए। चेतना के 3 अंग बताएं। कौन कौन से वो अंग हैं? तो हम इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने जो पहला बताया वो था प्रत्यक्षीकरण। क्या था? वो था प्रत्यक्षीकरण। पहला है इनका प्रत्यक्षीकरण।
दूसरा आता है इनका भाव। इन्होंने कहा चेतना के 3 अंग बताए। पहला बताया प्रत्यक्षीकरण, दूसरा बताया इन्होंने भाव, और तीसरा बताया प्रतिमा। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया है भाव, और तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया है प्रतिमा। अब फ्रेंड्स इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए। इन्होंने चेतना के अंग बताए, मतलब जब हम किसी भी चीज को देखते हैं यानी उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उससे रिलेटेड हम कोई भाव बनाते हैं, यानी कि हमारे मन में कोई भाव प्रकट होता है। और तीसरी बात, उससे ही रिलेटेड हम कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं या एक प्रतिमा का निर्माण कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो ये क्या हो गए? ये चेतना के 3 अंग हो गए। इन्होंने किस पर अध्ययन किया? इन्होंने चेतना की संरचना पर अध्ययन किया। इन्होंने चेतना के 3 अंग बताए, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। और एक बात और याद रखिए, इन्होंने कहा कि हमारी प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है। क्या कहा? हमारे प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है, यानी कि जो चीजें हम अनुभव करते हैं वही तो हमारी चेतना है। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमारी प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है। हमारी प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है। क्या है फ्रेंड्स? चेतना है। इनका ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किसने कहा कि हमारी प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है? तो वो है विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने चेतना की संरचना पर अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। पॉइंट कर लीजिए। और इन्होंने चेतना के 3 अंग बताए। पहला प्रत्यक्षीकरण, भाव, प्रतिमा। प्रत्यक्षीकरण को कभी कभी संवेदना भी दे देता है, इसको हम लिख देते हैं संवेदना। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिए, हाँ 1889 यानी कि 1879 यहीं पे डाल देते हैं। 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। इस चीज को हम अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, रुकिए, सॉरी 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग, कहां पर? ये जर्मनी का एक शहर है, लिप्जिंग शहर में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, तो इसका कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है। क्या? प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? तो वो भी विल्हेम वुंड को माना जाता है, यानी इन्हें ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली है तो उसमें कोई ना कोई प्रयोग तो करेंगे ही, तो इसलिए मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली तो प्रयोग होगा ही। तो प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? विल्हेम वुंड। और दूसरी बात ये कि इन्होंने चेतना की संरचना पर कार्य किया है, यानी चेतना की संरचना का अध्ययन किया है, तो इसलिए इन्हें अंतःदर्शन विधि का भी जनक कहा जाता है। इस बात को हम लिखवा देते हैं, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस चीज को हम लिखवा देते हैं। चलिए इसको हम इसके यहाँ लिखवा देते हैं। क्या? प्रयोगात्मक विधि के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग होगा ही, इसलिए प्रयोगात्मक विधि के जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि के जनक, जनक विल्हेम वुंड। कौन है? विल्हेम वुंड। अब क्या? इन्होंने चेतना की संरचना पर कार्य किया है और चेतना के 3 अंग बताए, इसलिए इन्हें अंतःदर्शन विधि का भी जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःदर्शन विधि का जनक।
अंतःदर्शन विधि का जनक किसे कहा जाता है? विल्हेम वुंड को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक हमने देख लिया संरचनावाद। संरचनावाद के जनक कौन है? विल्हेम वुंड। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग शहर में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। ठीक है, इन्होंने चेतना की संरचना के पर कार्य किए हैं और इन्होंने चेतना के 3 अंग बताए हैं और ये प्रयोगात्मक विधि के जनक भी हैं और यह अंतर्दर्शन विधि के भी जनक हैं। तो यहाँ तक हमने संरचनावाद को कवर किया। अब हम कवर करेंगे प्रकारवाद को। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, अब तक हमने संरचनावाद को देखा है। अब हम थोड़ा सा प्रकारवाद पर भी ध्यान दे देते हैं। प्रकारवाद के जो जनक है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स अमेरिका के रहते हैं, इसलिए ये अमेरिकी निवासी हैं। ये अमेरिकी हैं, अमेरिकी आप देख लीजिएगा। प्रकारवाद क्या है? प्रकारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स अमेरिका के रहते हैं। इन्होंने ये कहा कि हमें चेतना की संरचना को नहीं देखना है, हमें चेतना के कार्य को देखना है। यानी इन्होंने चेतना के कार्य पर अध्ययन किया। किस पर? तो चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया है। और दूसरी चीज क्या? इन्होंने 1890 में, कब? 1890 में इन्होंने कैम्ब्रिज में, चूंकि ये अमेरिका के हैं तो कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। याद रखिए, 1890 में कैम्ब्रिज में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली और इन्हें वो हो गए, माफ कीजिएगा। 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। दूसरी लिखिए, दूसरी प्रयोगशाला खोली। एक चीज ये हो गया फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया? विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। इन्होंने 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली और साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही थी कि हमारी जो चेतना है वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में एक ही समय में रहती है। आप कुछ इस तरीके से सोचिए, जो हमारा मन है अभी, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ने को सोच रहे हैं। अभी आप थोड़े सेकंड में क्या करेंगे? अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? फ्यूचर के बारे में सोच लेंगे, फिर क्या कोई काम आ गया तो वर्तमान के बारे में सोचेंगे। यानी हमारी चेतना क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में एक ही समय में रह रही है। तो इन्होंने यही कहा कि हमारी चेतना एक ही समय में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में रहती है। इस बात को अगर कहीं लिख दे, नहीं तो आप लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है, उसमें लिखना का कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी बात, एक चीज और, इन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। पहली बार इन्होंने जो है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को लिख लीजिए, मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग पहला प्रयोग इन्होंने ही किया है। राइटिंग थोड़ी सी ओवर हो जा रही है फ्रेंड्स, समझ जाइएगा, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किया। तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं प्रकारवाद में क्या है। प्रकारवाद में विलियम जेम्स है, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहते हैं। इन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया है और 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली और मूल प्रवृत्ति शब्द, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए आप। इन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किया है। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिए फ्रेंड्स, कि जो हमारे विलियम जेम्स हैं, इन्होंने ये तो चीजें बताई। हाँ, बस इतना ही रहने दीजिए, आगे की बातें हम महत्वपूर्ण तथ्य में लिखवाएंगे, वो अलग से रहेगा। यानी सारे महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ रहेंगे तो आप एक बार में झटके से, मतलब कि एग्जाम के समय बस वो पेज खोलेंगे और देख लेंगे सारे इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम व्यवहारवाद को देखते हैं।
व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने ये कहा है कि हमारे ऊपर बाहरी व्यवहार मतलब बाहरी वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इन्होंने बाहरी वातावरण पर या फिर ये कह सकते हैं बाहरी व्यवहार पर जोर दिया है। किस पर ये जोर दिया है? तो इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। किस पर? बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन है। इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया है। और इन्होंने एक चीज और बताई है कि शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को याद रखिए। इन्होंने ये कहा है कि शिशु में 3 संवेग होते हैं। इस चीज को नोट करते हैं। शिशु में 3 संवेग बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे क्रोध, वो है हमारे क्रोध, भय, एक क्रोध है, एक भय है और एक है हमारा क्रोध, भय, स्नेह। हाँ, एक क्रोध, भय और स्नेह है। जेबी वॉटसन ने शिशु में 3 संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और स्नेह को। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, इतना ही देखिए। व्यवहारवाद के क्या है? जेबी वॉटसन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। अब इन्होंने चूंकि बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है, इसलिए यह बाह्य दर्शन विधि के जनक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य दर्शन विधि के जनक, बाह्य दर्शन विधि के जनक। बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। ये पूछ लिया जाता है। और इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया है। शिशु में 3 संवेग को बताए हैं, क्रोध, भय और स्नेह को। इनकी एक बुक है, वो मैं अभी रिसेंटली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट तथ्य में लिखवा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद को, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय में चौथा आता है गेस्टाल्टवाद। हमारा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक हमारे जो है कि वर्दिमीर है। इसमें 3 और आते हैं, इनको याद रखिए। एक आते हैं हमारे कोफका, दूसरा आते हैं कोहलर, ये गेस्टाल्टवाद से ही संबंधित है, कोहलर। और फिर आते हैं एक कुर्ट लेविन। हालांकि कुर्ट लेविन गणित के एक टोपोलॉजी मतलब कि टोपोलॉजी एक शाखा है, गणित की ही शाखा है, उससे रिलेटेड है। और ये गेस्टाल्टवाद से बाद में अलग होकर के अपना खुद का एक क्षेत्रीय सिद्धांत देते हैं। तो उस चीज को बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड 3 और भी हैं, कोफका, कोहलर और कुर्ट लेविन। तो गेस्टाल्टवाद में जो वर्दिमीर, इसके जनक कौन है? तो वर्दिमीर या मैक्स वर्थहाइमर भी बोला जाता है। तो कहेंगे तो इन्होंने ये कहा था कि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो आंशिक रूप से ना सीख करके समग्र रूप से सीखते हैं। क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो आंशिक रूप से ना सीख करके हम समग्र रूप से सीखते हैं। इस समग्रवाद से संबंधित है। किससे? समग्र रूप से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक। बाकी के टॉपिक्स को हम कल डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और भी ऐसे मतलब कि संप्रदाय में है, जैसे कि हमारा हार्मिकवाद है और बहुत से हैं, 2-3 हैं, उसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।